साल के क्वेश्चन पेपर के बेस्ड पे हम यह देखेंगे कि कौन से टॉपिक का, जितने भी टॉपिक आपको दिए हुए हैं 13 टॉपिक, जिनको लेकर के आप लोगों के अंदर में भयंकर कंफ्यूजन आ रहा है कि सर किसके ऊपर ज्यादा हम तैयारी करें, किसके ऊपर ज्यादा मेहनत करें। इनफैक्ट मैंने वह पीडीएफ आप लोगों को आज दिन में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। जिन लोगों ने देखा होगा उनको यह बात मोटे तौर पे समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा और उसको और एक्सप्लेन करके समझा दूंगा कि आपको कहाँ किस सेगमेंट में ज्यादा वक्त देने की आवश्यकता है, आपको कहाँ किस सेगमेंट में ज्यादा पढ़ाई करने की आवश्यकता है और किस सेगमेंट पे आपको फोकस करने की आवश्यकता है। तो पहला आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग कुछ पोर्शन, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर का कुछ पोर्शन डिस्कस करेंगे। पूरे हम 120 क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे। कल के सेशन का जब मैं वीडियो आज देख रहा था तो उसमें शुरुआत में ही किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से 10 क्वेश्चन ही साहित्य से आएंगे, ऐसा किसी ने कहा। तो कल भी मैंने इस बात को नोट किया था, पर कल मैं उस समय सेम टाइम मैंने उस बात को रिवर्ट नहीं किया कि जब आप यह एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2.5 नंबर निर्दिष्ट है, 2.5, और इसमें मतलब 1/3 है ना, 1/3 मार्क्स जो है इसमें नेगेटिव में जाएंगे आपके। यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो 1/3 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। यानी कि प्रत्येक 3 क्वेश्चन पे मतलब 3 क्वेश्चन जो आप सही करेंगे उसमें से एक क्वेश्चन के मार्क्स काट लिए जाएंगे यदि आप गलत करते हैं तो। वेयरएज एसएससी में जब आप गलती करते हैं तो आपके मतलब 1/4 मार्क्स ही काटे जाते हैं, 0.25। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 300 नंबर का पेपर होता है, ये आपको जानना आवश्यक है। आप सब लोग इस बात को जान लें, इस दुविधा में न रहे कि मान लीजिए सर 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन के 300 मार्क्स निर्दिष्ट रहेंगे और नेगेटिव मार्किंग जो है आपकी वह 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे सेशन में कुछ क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है, और उसके बाद हम लोग आज संवैधानिक अनुच्छेद की शुरुआत कर देंगे। क्योंकि समय हमारे पास कम है, बहुत ज्यादा समय हम लोग नहीं ले सकते, तो संवैधानिक अनुच्छेद के कुछ पार्ट्स को भी आज हम लोग कवर आज अवश्य करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ अगर समय मिला तो हम लोग लैटिन शब्दों को भी, जो मैंने आप लोगों को टेस्ट सेट में करने के लिए दिया हुआ है, उसको भी हम लोग करके देखेंगे कि किस प्रकार से लैटिन शब्दों का आप सही अर्थ पता कर पाए। तो ये सारा मतलब 3 से 4 पार्ट में मेरी कोशिश रहेगी, जितना हम कवर कर पाए आज उतना हम कवर करेंगे आज के सेशन। ठीक है, तो ज्यादा देर न लेते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। यदि किसी के पास कोई प्रश्न हो तो आप लोग अगले 2 से 3 मिनट में मुझसे पूछ सकते हैं, जब तक कि मैं स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें एक एक मिनट को बचा के चलना है। सर नमस्ते सर। जी नमस्कार सर मैं कह रहा हूँ अगर सर जो मेरा सवाल है वो तो कह रहे ज्यादा वो नहीं, आप पहले ही बताया। मेरे सर निबंध की पकड़ बिल्कुल भी नहीं बन पा रही अभी भी, अंग्रेजी निबंध की। नाम बताएं सर। मेरा सर सुमित नाम है। सुमित जी, बाकी तो ठीक है, अंग्रेजी निबंध की अभी भी नहीं हो पा रही बिल्कुल भी। ठीक है ना सुमित जी, निबंध के ऊपर हम बात करेंगे, है ना। निबंध के ऊपर परसों जो हमारी फ्राइडे को क्लास होगी ना, एसएससी जीएसटी की क्लास होगी, उसमें जी ये सर। क्वेश्चन आप प्लीज दोहराइएगा, हम लोग उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिलहाल में हम लोग जो है आज का जो सेशन है हमारा थैंक यूपीएससी, यू सर। ईएसआईसी और ईपीएफओ से संबंधित, उसको लेकर के कोई प्रश्न यदि किसी और के मन में हो तो आप पूछ सकते हैं। यस सर। सर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए एक प्रश्न मन में आया था सर, प्राज्ञ और प्रबोध परीक्षा में क्या अंतर है? सर ये नहीं पढ़ा है मैंने। अच्छा, कोई बात नहीं, वो नहीं पढ़ा है आपने तो हम बताएंगे आपको। आगे हमारी जो क्लास होगी हिंदी शिक्षण योजना की, उसमें हम लोग आपको प्राज्ञ, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ, ये 3 जो हिंदी शिक्षण योजना के 3 पाठ्यक्रम होते हैं, हिंदी भाषा के 3 पाठ्यक्रम होते हैं, जिसे हम लोग प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ कहते हैं, और एक पारंगत भी होता है। ये 4 पाठ्यक्रम होते हैं, उसके बारे में आपको हम डिटेल में बताएंगे कि क्या होता है। ठीक है,
और सर एक विश्व हिंदी सम्मेलन का जो थीम पूछा जाता है वो भी नहीं मिला था सर कहीं, केवल जी सर, 2023 है वाले का इंटरनेट मिला। पे, है सर, मिल जाएगा, अवेलेबल है। मैं थोड़ी बताऊं मिल सर, जाएगा, ढूंढ के बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल आप मिल शेयर जाएगा। कर दीजिएगा। सुमित जी आप शेयर कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को सोर्स ठीक बता है। दूंगा कि सारे विश्व, मैंने सोर्स आपको पहले भी बताया था, आप लोग नोट नहीं करते हैं। आप लोग पता है क्या गलती करते हैं कि जब आप लोग क्लास में बैठते हैं ना तो आप लोग सुनते हैं लेकिन नोट नहीं करते हैं। आप लोग नोट किया कीजिए, जो भी चीजें क्लास में बताई जा रही है, जो नोट करने लायक चीजें हों, जो महत्वपूर्ण बातें लगे ना, उन्हें आप लोग नोट कर लें। क्योंकि नोट कर लेंगे ना, देखिए एक बहुत अच्छा सेंटेंस मैंने कहीं पढ़ा था कि अ फेंट लाइन ऑफ अ पेंसिल ऑन अ पेपर इज मच शार्पर देन एनी मेमोरी, है ना। शायद आप लोगों ने भी कहीं यह सेंटेंस पढ़ा हो कि अगर आपने एक पेपर के ऊपर एक पेंसिल की हल्की सी लाइन भी खींच दी ना, तो वह किसी याददाश्त से बहुत ज्यादा शार्प यानी कि तेज होती है, क्योंकि उसके जाने की संभावना नहीं रहती है। इंसान का दिमाग है, मेमोरी में से कुछ चीजें जा सकती हैं, लेकिन जो आपने नोट कर लिया ना वो हमेशा के लिए आपका हो जाता है। इसीलिए आप लोग नोट करने की आदत डालो। जो चीजें मैं बताता हूँ, मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 दिन पहले जब मैं वार्षिक कार्यक्रम का सेशन ले रहा था तब मैंने आपको वेबसाइट बताई थी और बताया था कि आप उस वेबसाइट पे जाएं, वहां से कंटेंट ले लें, उसको एक बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ें। वहां पे सारी ही चीजें अवेलेबल है, और न कि सिर्फ वही सारी चीजें बल्कि उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, जो सामान्य ज्ञान, हिंदी से संबंधित सामान्य ज्ञान का जो टॉपिक है ना, उससे संबंधित बहुत सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगी। मैं उसको एक बार खोल करके आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। सर चलिए बताऊं सर, मिल गया, बताऊं? जी, एक बताइए एक सुमित, सेकंड लगेगा। बताइए बताइए। हिंदी सर, इसकी थीम है हिंदी पारस्परिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक। ये तो 2022 का है, ये या तो 2023 का है? 2023 वाला है, ये तो 2023 का है ना। केवल सर जो यही अभी, वाला तो शो हाँ, कर रहा फ्रॉम है। ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। जी ये तो जैसा कि ये 2023 का है, वाला है जो वैसे ही। हाँ ठीक है लेटेस्ट है सुमित जी, उसका है ये। बिल्कुल सुमित जी, वैसे ही जितने भी विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं सबकी एक एक थीम रही है। सर आप वो बताओ, पूछिए सर, किसका बताना है, बताऊं? जी जी, हुकुम सिंह जी आप ग्रुप में भेज दीजिएगा, वो सारी थीम्स हैं, ईयर वाइज थीम है, कहाँ कहाँ पे हुआ है। क्लास के बाद हुकुम सिंह जी क्लास में वो पीडीएफ, ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर देंगे, जिसमें वो ये सर वो शेयर करेंगे। वेबसाइट कौन सी थी? हाँ, विश्व हिंदी सचिवालय की वेबसाइट है। विश्व हिंदी सचिवालय की वेबसाइट है, आप गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे तो विश्व हिंदी सचिवालय की वेबसाइट है। वहां जाकर के ना हर साल विश्व हिंदी सचिवालय के द्वारा ना एक पत्रिका निकाली जाती है, ठीक है। तो उस पत्रिका को जो है आप लोग डाउनलोड कर लें, 3-4 पत्रिका की प्रतियां डाउनलोड कर लें और उसको पढ़ें। उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, और ये सारे जो इंफॉर्मेशन है वो आपको वहां से मिल जाएगी, ठीक है। यस ठीक है सर। सर, आप शुरू कीजिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, विश्वहिंदी.com, विश्वहिंदी.com वेबसाइट है। विश्वहिंदी.com, यस सर। VISHWAHINDI.com, विश्वहिंदी.com, ठीक है। यस चलिए, सर। तो ये आपका जो कुल सिलेबस है जिसमें 13 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, लेकिन उन 13 पॉइंट को यदि मैं अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट और करूं, और भी अलग अलग टॉपिक्स में तोड़ करके डिस्ट्रीब्यूट करूं, तो 7 टॉपिक यहाँ पर यदि आप देख पाएंगे तो 7 यहाँ पर, 1 8 5 13, 13 13 और 5 यहाँ 18, 18 3 21, 1 22, 3 25, 3 28, 5 33, है ना, 34 35, कुल मिलाकर के 35 टॉपिक जो है हम उसमें से कुल बनता है, जिसमें कि संघ की राजभाषा नीति, संवैधानिक प्रावधान, संविधान की 8वीं अनुसूची, राष्ट्रपति का आदेश, राजभाषा संकल्प, अधिनियम 1963 और नियम 1976, इनसे मिलाकर के कुल 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं, वेटेज की जो मैं कल बात कर रहा था, तो 12.5% इसका वेटेज है। वैसे ही वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम से अकेले 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग शायद इस बात को देख के हैरान होंगे कि लगातार में 3 दिन वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम पे सेशन किया, 2 दिन हमने उसको सेशन किया, फिर संडे को हमने पूरा डिटेल में उसका हमने रिवीजन किया। तो आप लोग सोच रहे होंगे 3 दिन लगातार सर क्लास क्यों ले रहे हैं वार्षिक राजभाषा वार्षिक कार्यक्रम का, क्योंकि 12 अकेले सिर्फ इस एक टॉपिक से 12 क्वेश्चन है और 10% इसने कॉन्स्टिट्यूट किया है। उसके बाद आप देखिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
जिसमें हिंदी शिक्षण योजना भी आ जाती है। इसमें हिंदी शिक्षण योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी आ जाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय जिसमें कि मानक वर्तनी इत्यादि भी है, और केंद्रीय हिंदी सचिवालय, ये सब मिलाकर के 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 8.5% आपका वेटेज है। ये वेटेज मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको यह समझना है कि किस प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है, ज्यादा फोकस आपने कहाँ करना है। मैंने पूरे प्रश्न पत्र को और पूरे सिलेबस को 2 भागों में बांट दिया है। भाग 1, ये जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ टॉपिक, ये सारे भाग 1 के टॉपिक है, जिसमें कि संघ की राजभाषा नीति से लेकर के राजभाषा नियम 1976, वार्षिक राजभाषा कार्यक्रम, फिर राजभाषा से संबंधित जो भी संगठन है, जैसे केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो हो गया, राजभाषा विभाग हो गया, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान हो गया, केंद्रीय हिंदी निदेशालय हो गया, केंद्रीय हिंदी सचिवालय इत्यादि। उसके बाद समितियां, जो भी हिंदी से संबंधित समितियां हैं, केंद्रीय हिंदी समिति, एक मिनट, केंद्रीय हिंदी समिति, केंद्रीय हिंदी सलाहकार समिति, संसदीय राजभाषा समिति, राजभाषा कार्यान्वयन समिति और नराकास, इससे 5 क्वेश्चंस हैं। और उसी प्रकार से आपका पुरस्कारों से संबंधित, जिसमें कि राजभाषा गौरव एवं कीर्ति पुरस्कार, राजभाषा से जुड़े अन्य पुरस्कार एवं राजभाषा से जुड़ी पत्रिकाएं, है ना, इनसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं। और उसके अतिरिक्त विश्व हिंदी सम्मेलन और विश्व हिंदी सचिवालय इत्यादि से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। और ई टूल्स, यूनिकोड, ई ऑफिस, ई गवर्नेंस, इससे 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के सेक्शन 1 पार्ट 1 जो मैंने आपको एक मार्क किया है, वहां से 63 आउट ऑफ 120 63 क्वेश्चंस उठे हैं। लगभग 52.5% आपके पेपर का इसने कॉन्स्टिट्यूट किया है। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जिसके ऊपर हम लोग ज्यादा समय देने वाले हैं, और जिससे ये जो सेगमेंट आप यहाँ से देख रहे हैं, ये थोड़े बहुत इंटरचेंज हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आपके 60 से 65 क्वेश्चन जो है वे पार्ट 1 से रहेंगे। हम पार्ट 2 में चले, तो पार्ट 2 में भी हिंदी भाषा एवं साहित्य का विकास। कल एक बात हो रही थी कि सर नेट का सिलेबस हमें करना है क्या, है ना, नेट को सिलेबस को लेकर के किसी ने क्वेश्चन उठाया था, तो हमने यह कहा भी था कि नेट का सिलेबस पूरी तरह करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो अगर आप वहां देखें तो 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, जिसमें कि हिंदी भाषा एवं साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य की आधुनिक प्रवृत्तियां एवं विमर्श, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। इसमें से भी 10 में से भी लगभग 6 या 7 क्वेश्चन तो सिर्फ इस तीसरे टॉपिक से ही पूछे गए। तो ज्यादातर हिंदी के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियां, वो भी आधुनिक साहित्यकारों से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। तो ये 10 प्रश्न यहाँ से उठाए गए हैं। और ज्यादा प्रश्न जो है देवनागरी लिपि का इतिहास एवं विकास, राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा से 2 क्वेश्चन है, व्याकरण, वाक्य संरचना एवं वर्तनी से बहुत सारे क्वेश्चन है, और लैटिन शब्दों से 4 क्वेश्चन, जैसा मैंने बताया 4 क्वेश्चन है, लेकिन 16 शब्द हैं लैटिन के। क्वेश्चन 4 है, लेकिन 16 शब्दों का नॉलेज आपसे यूपीएससी ने जान लिया है। मानक शब्दावली, संख्या, मानक संख्याएं, यानी कि 69 का मानक रूप में 69 को कैसे लिखेंगे, 96, पिछली बार 95 पूछा था, 95 को कैसे लिखेंगे। तो ये सब है ना, बहुत आसान देखने में लगता है, लेकिन जब आपके सामने ऑप्शन आएगा तो आपका दिमाग चकर आ जाएगा कि सभी तो सही लग रहा है। तो उसके लिए मानक संख्या निर्धारित की गई है। वो मानक संख्या क्या है, इसके बारे में जानना आवश्यक है। मानक वर्तनी निर्धारित की गई है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बीच में बताया था कि कहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा, कहाँ पे सिर्फ अनुस्वार से काम चल जाएगा, अनुस्वार से काम चल जाएगा, अंत को आप ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे, दोनों में कौन सा सही है, या फिर दोनों ही सही है, अगर सही है तो क्यों सही है ना। प्रशासनिक शब्दावली एवं अनुवाद से 18 क्वेश्चन है, हिंदी संबंधी सामान्य ज्ञान से 5 क्वेश्चन है। तो कुल मिला के इस तरीके से 120 क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। तो यदि आप भाग 2 में भी देखें तो ज्यादातर प्रश्न कहाँ से बने हैं, व्याकरण, वाक्य संरचना, वर्तनी, मानक वर्तनी, विदेशी शब्द, लैटिन शब्द, यहाँ से ज्यादा प्रश्न बने हैं। प्रशासनिक शब्दावली से बहुत सारे प्रश्न बने हैं, अनुवाद से भी प्रश्न बने हैं। ठीक है, ये 24 और 18 लगभग आपका 24 10 34 और 8 42 42 क्वेश्चन तो यहीं से आपके कॉन्स्टिट्यूट हो गए हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है ना। आप सभी लोग समझदार हैं, मुझे जो बताना था आपको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। बाकी यह पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दिया है, इस पीडीएफ को आप देखें दोबारा तिबारा इस क्लास के बाद, और फिर आप यह समझें कि आपको, जी हुकुम जी बिल्कुल,
तो इस प्रकार से आप देखें कि आपको कहां पे और किस प्रकार से ज्यादा फोकस करके तैयारी करनी है। स्पष्ट है? चलिए, अब तो ये सिलेबस हो गया। इस सिलेबस के बारे में या इससे संबंधित कोई भी प्रश्न किसी का हो, कोई सुझाव किसी का हो, तो आप मुझे बताएं। और उसके बाद हम लोग आज का जो सेशन है जिसमें कि हम लोग सर कुछ जो हम लोग सर डिस्कस करेंगे जी, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग आज संवैधानिक अनुच्छेद की शुरुआत भी आज ही करेंगे। जी हुकुम जी बताइए, सुमित जी बताइए। सर जो आपने मतलब आपने भी कई क्लास में आपने बताया सर, जो सोर्स है ना आप जो बता रहे हो, जी मतलब जो आप बताते थे सर, अगर आप वैसे तो हम हमारी गलती हम मतलब याद नहीं रख पाते सर, आप ऐसे बना के कि एक बार मतलब इसका कोई मतलब लिख के लिखित रूप में अगर आपने डाल दो कि ना ग्रुप में कि आप कहाँ से कहाँ क्या क्या चीज देख सकते हो, क्योंकि सर कभी क्लास में आए हम कभी छूट जाती है ठीक सर है, इस वजह से। बिल्कुल बिल्कुल डालें। चलिए, और सुमित जी, कुछ? सुमित जी एक अच्छा, चीज मैं यहाँ एक पे बोलना चाह रहा एक हूँ। एक मैं प्रश्न संतोष जी माफी चाहूंगा, एक मिनट। मैं जब बातें कर रहा हूं तो ऐसा तो नहीं कि मेरी स्पीड, मैं थोड़ा तेज बोलता हूं, मतलब मेरी बोलने की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, तो मेरी स्पीड की वजह से ऐसा तो नहीं कि मेरी कुछ बातें आपको समझ में ना आती हो, क्योंकि समय की वजह से मैं थोड़ा स्पीड बोलता हूँ कि ज्यादा चीजों को सर हम कवर ठीक है, कर। ठीक है ठीक है सर, ठीक है बहुत सुंदर कम्युनिकेशन ठीक स्किल है है सर। आज नहीं सर, स्पष्ट है। सर, आपकी आज अच्छी है बात समझ में आ रही है। कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल बहुत सुंदर है। ठीक है, चलिए, ठीक है जी संतोष सर। मैं बोल रहा हूँ कि जब क्लास में जब कुछ बताया जा रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो पहले से प्री प्लान हो। कुछ चीजें हमारे दिमाग में आ जाती है, हम ऑन द स्पॉट बता देते हैं। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम बाद में फिर उसी चीज को व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, तो ये शायद आपके एक्सपेक्टेशन कुछ गलत एक्सपेक्टेशन है। इसलिए आप लोग पेपर पेन लेकर के नोट किया कीजिए, वो उचित रहेगा। आप छोटे छोटे बच्चे नहीं है यहाँ पे जो सबको उंगली पकड़ के चलाया जाए कि आप ये करो, बिल्कुल सर। ऐसा करो, वैसा करो। ठीक है? खैर वैसे अब तो ये समस्या भी खत्म हो गई, जैसे कि अभी मैंने बताया आप लोगों को कि सारे क्लासेस का रिकॉर्डिंग सेशन भी आपको मिल जाएगा, पर जैसा संतोष सर बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, और मैं बार बार हम लोग इस बात को रिपीट भी करते हैं कि आप लोग पेपर पेन लेके बैठे। ये आपके लिए मैं कह सकता हूं कि पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए इट विल बी एन असेट, नॉट नाउ, फॉर एवर। ऐसा नहीं कि आपको 20 तारीख तक ही आपको काम आने वाला है ना, ये हमेशा के लिए आपको काम आने वाला है, आगे के लिए, मतलब थ्रू आउट योर कैरियर इट इज गोइंग टू बी यूजफुल। क्योंकि ये त्रिकोणमिति की तरह नहीं है कि त्रिकोणमिति जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ते थे तो मैं सोचता था कि ये त्रिकोणमिति आगे चल के क्या काम आने वाली है, साइन थीटा कॉस थीटा, और मुझे आज तक यही समझ में आया कि मैट्रिक का एग्जाम पास करने के बाद और कोई थोड़े जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है उसके अलावा कहीं वो काम नहीं आया मेरे, और लोगों के काम आया हो पता नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हम पढ़ते हैं जो हमारे काम में शायद प्रैक्टिकल नहीं आती हैं लाइफ में, लेकिन हम यहाँ इस सेशंस में जो पढ़ रहे हैं ये हमारे प्रैक्टिकली काम आने वाली चीजें हैं, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड है। मतलब जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हैं ना वहां पे आप यही सब करने वाले हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में जानकारी आपसे अपेक्षित रहेगी, यही उम्मीद की जाएगी कि आपके पास इन सब चीजों के बारे में जानकारी हो, और जिसको हम लोग प्रोफेशनल नॉलेज कहते हैं ना, यहाँ हम लोग को प्रोफेशनल नॉलेज इंपार्ट कर रहे हैं आपको, है ना। उसी से संबंधित आपको क्वेश्चन आंसर भी करने हैं और यही आपको काम भी करना है। चलिए, बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, बातों में बहुत समय चला जाता है, सीधा हम लोग अपने आज के टॉपिक पे आते हैं और हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस यहाँ आपके स्क्रीन पे आ गया है, इसको हम लोग डिस्कस करना शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? आप लोग फटाफट बताइए कि बाजू कौन सी स्रोत भाषा से, कमीज, हड़ताल, उपन्यास। चलिए, अरे मराठी है सर। सर कौन सा कमीज मराठी? अरबी है। कौन सा मराठी है? सर बाजू बाजू। अच्छा, बाजू हट, चल बाजू हट, तो फिल्मों में होता है, ठीक है। बाजू में है कमीज, सर, बाजू में। हाँ, कमीज, हड़ताल और है ना सर, गलत है सर। हाँ, तो हड़ताल एक गलत है, तो हड़ताल क्या है फिर? नहीं सर, हड़ताल तो गुजराती शब्द है।
उर्दू शब्द है सर। हड़ताल क्या है? उर्दू शब्द होगा सर। सही सही आंसर तो ठीक है सर, इतना तो श्योर है बस, लेकिन ये बाकी सब तो ठीक सुने हैं, लेकिन हड़ताल का याद नहीं। नहीं सही, तो कैसे आपको पता है कि सही तीसरा ही है? सर कमीज तो वो लिस्ट में पढ़े हैं, होता है उपन्यास भी होता है बंगला, क्योंकि वो बंगाली लिटरेचर में उपन्यास का कुछ पढ़े हैं, कुछ याद आ रहा है। लेकिन हड़ताल का गुजराती मुझे मैं अगर कॉम्बिनेशन में बोल तो वो बैठ नहीं रहा है, इसके आधार पर मैंने बोला। अच्छा, उपन्यास उपन्यास बांग्ला उपन्यास कौन सी भाषा का? बांग्ला सर उपन्यास तो उपन्यास बांग्ला है, ये कंफर्म है। कंफर्म है? सर हड़ताल जो है फारसी लैंग्वेज का ठीक है। शब्द है। सर हमने पुर्तगाली और अरबी शब्द एक ही हो गए। कंफर्म हो गया, सर मैंने हड़ताल को कोरा गुजराती पे कंफर्म हो गया, सर कोरा पे मैंने चेक किया कमीज है। अरबी नहीं हड़ताल है। हड़ताल कमीज सर गुजराती पुर्तगाली शब्द शब्द है। है। हाँ बिल्कुल सही आपने सर्च किया है, कमीज जो है वो पुर्तगाली शब्द। ठीक है, चलिए। कंफ्यूज थी कि पुर्तगाली और अरबी अलग अलग होते हैं ना। अलग अलग होते हैं, पुर्तगाली और अरबी अलग अलग। पुर्तगाल और अरब की जो भौगोलिक स्थिति दोनों बहुत अलग है। अलग है दोनों। ज्योग्राफिकल क्वेश्चन बहुत अलग है। नहीं कई जगह ना अरबी हाँ चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए बताइए। सर ऑप्शन डी। बटन होगा। बटन पुर्तगाली शब्द है। हाँ जी, बटन होगा सर। सर ठिकान बटन तो एक ही शब्द है। हाँ अच्छा, इसमें जो टिक मारा गया है ना, बटन होगा इसमें जो सर। टिक किया गया है उस टिक को देख करके आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने सुबह सुबह लिखा भी था। नहीं वो अक्सर गलत ही है जो ठीक है। हाँ बटन होगा ये सर। किसी का क्वेश्चन पेपर है ना, तो उन्होंने जो टिक किया है एग्जाम में, तो हाँ इसका सही क्या होगा? बटन अंग्रेजी शब्द है। सिनेमा फ्रांसीसी, रिक्शा जापानी है क्या? सर आपका साउंड इको हो रहा है। जापानी शब्द है। सर रिक्शा जापानी है, रिक्शा सुनामी हाँ ये सब। ठीक है। सर आपका आवाज इको हो रहा है। सबका सबका मेरी आवाज इको रही नहीं, किसी और का, इसका मतलब मोबाइल, 2 मोबाइल चालू है। अजीत जी बंद कीजिए। अभी ठीक है? नहीं किसी का तो 2 मोबाइल चालू है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सही ऑप्शन क्या होगा? ए। ए। बटन जो है वो कौन सा शब्द है? बटन अगेन सिनेमा फ्रांसीसी सही है, सिगार स्पेनिश सही है। चलिए सर ये जो क्वेश्चन मतलब ये आता है स्रोत भाषा और हिंदी में आगत शब्द, सर इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मतलब सारे शब्द को रटना है या कुछ टेक्निक्स है कि हाँ इस टाइप देखिए, से? एक बार नहीं, कोई इसमें टेक्निक ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा आगत शब्द नहीं है। एक बार आगत शब्दों की सूची को पढ़ लीजिएगा, 1 2 3 बार पढ़ लीजिएगा, एग्जाम से पहले पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास है तो ठीक है, नहीं है तो मैं उसका PDF शेयर कर दूंगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, है ना। बहुत ज्यादा नहीं है, 25-30 आपके फ्रांसीसी शब्द हैं जो हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, ऐसे ही 30-40-50 पुर्तगाली शब्द हैं जो ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ऐसे स्पेनिश है, ऐसे जापानीज है ना, ऐसे कुछ चीनी शब्द हैं। तो ऐसे करके कुछ कुछ शब्द हैं जो इनको आगत या आगत शब्द बोलते हैं मूल रूप से। तो मूलतः तो एक बार देख लीजिएगा, 1 2 3 बार इसको जस्ट एक बार देख लीजिएगा, दूसरी बार भी देख लीजिएगा, 2 4 दिन बाद फिर से एक बार देख लीजिएगा, तो दिमाग में बैठ जाता है, ऐसी बात नहीं है।
ना, वो जब एग्जाम में सामने आएगा तो आप कर पाएंगे यदि आपने देखा रहेगा इसको। इसका मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँ। अच्छा, ये भी आप लोग ना थोड़ा नोट कर लिया कीजिए। मैं बीच में बोल देता हूँ कि मैं ये पीडीएफ शेयर कर दूंगा और मैं उसको फिर नोट नहीं कर पाता हूँ, बाद में दिमाग से निकल जाता है। तो आप में से कोई एक व्यक्ति नोट कर ले और क्लास के बाद मुझे भेज दें कि सर आपने इस इसका पीडीएफ शेयर करने के लिए बोला है, तो मैं उसका पीडीएफ मैं शेयर कर दूंगा सेम टाइम। चलिए, इसको आपने किया है 3? जी सर किया है। सी ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी छोड़िए, मुझे बताइए विनायक किसकी रचना है? रमेश चंद्र रमेश चंद्र शाह। रमेश चंद्र शाह की रचना है, ठीक है। कोहरे में कैद रंग? गोविंद मित्र। गोविंद मिश्र। मिलजुल मन? मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है, सारे ही प्रसिद्ध लेखिका है, लेखक है। मृदुला गर्ग बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका है ना। ढालान से उतरते हुए निर्मल वर्मा, ये सारे निर्मल वर्मा। चलिए, ये तो आप में से सर, एक सभी question इसका हिंदी आंसर साहित्य क्या के होगा छात्रों ने सर? कर लिया होगा। उर्वशी? एक्चुअली उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी, दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। वेरी ज्ञानपीठ गुड, पुरस्कार। ज्ञानपीठ। या साथ साथ में याद लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कब मिला? 1972। 72 या 74? 72 में से। पक्का? यस सर, 72 है सर, 8वां पुरस्कार था वो। ठीक है, हाँ 72। मैं भी थोड़ा सा 72 या 74 में कंफ्यूज था। 1972 नोट कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार, 1972 में मिला है। और कौन से रचना के लिए मिला है? तो उर्वशी के लिए मिला। ठीक है। इसके बाद तमस, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है भीष्म साहनी जी शंकर की। साहनी। हाँ, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है तमस, भीष्म साहनी जी की। और हिम तरंगिनी तो आप सब जानते हैं, है ना। हिम तरंगिनी बताइए। मक्खनलाल माखनलाल चतुर्वेदी। चतुर्वेदी जी की। के मतलब अगर कहें कि माखनलाल चतुर्वेदी जी की प्रसिद्धि की कुछ चुनिंदा रचनाओं में अगर नाम लें जिनकी वजह से उनकी प्रसिद्धि है, तो उसमें हिम तरंगिनी का प्रमुख स्थान है। और वैसा ही कुछ मगध श्रीकांत वर्मा जी के लिए है। ठीक है सर, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहला माखनलाल चतुर्वेदी को ही मिला था। हाँ, कौन सी रचना के लिए मिला था? इसी के लिए तो मिला था सर, हिम तरंगिनी। ठीक है, साहित्य ये आप लोग नोट कर ले और इससे आप लोग एक बार इस तथ्य को जांच लीजिएगा। और जांच के तो ये गाना कौन बजा रहा है, बंद कीजिए। अजीत जी। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला ये नोट कर लीजिएगा। हिम तरंगिनी के लिए मिला। माखनलाल चतुर्वेदी जी को कब मिला? 1955 ईस्वी। 1955 में मिला। और यह पहला था। ये बहुत अच्छा तथ्य है, आप इसे याद कर लीजिएगा। मतलब इसे आप लोग नोट कर लीजिए और एक बार आप लोग जांच लीजिएगा इसका, इस तथ्य को पूरी तरीके से जांच करके नोट कर लीजिएगा। अच्छा प्रश्न। चलिए, और ज्ञानपीठ पंत जी को पहला है सर, वो देख भी लीजिएगा साथ लोग। हाँ, ये देख कंफर्म है सर, पंत हाँ। जी का ही पहला है। तो ये तो वो भी 1968 में चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा के लिए, हाँ, सुमित्रानंद पंत जी को चिदम्बरा के लिए 1968 में मिला। तो ये फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में हिम तरंगिनी के लिए जो अभी बताया आपने, इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं इससे वाकिफ नहीं हूं, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिएगा और दोनों ही तथ्य नोट कर लीजिएगा। सुमित्रानंदन पंत जी का चिदम्बरा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और हिम तरंगिनी के लिए क्या मिला या नहीं मिला, ये एक बार चेक करके आप लोग नोट करके रख लीजिएगा। और इसे जो लोग भी चेक करेंगे ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि सभी को जानकारी हो जाएगी, मुझे भी हो जाएगी। चलिए बताइए, जूही की कली बहुत ही प्रसिद्ध
निराला जी की है। निराला जी। देखिए इसमें जितने भी सुमेलित करने वाले में प्रश्न हैं, इसमें से आप देख पा रहे हैं कि एक या दो ऑप्शंस ऐसे आपको मिल रहे हैं जो कि आपको पता है, मतलब जो बहुत प्रसिद्ध है, जैसे उर्वशी है ना, या तमस विष्णु शाहनी जी की, ये एमए के सिलेबस में भी है। तो जिन लोगों ने एमए हिंदी किया है उनको पता है ना, हिम तरंगिनी। किसी का तो माइक और ऑन है, मतलब दो डिवाइस एक साथ में ऑन है। नदी के द्वीप, अज्ञेय, अंधेरे का मुसाफिर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो अंधेरे का मुसाफिर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नदी का द्वीप, अज्ञेय और भूल गलती, मुक्तिबोध। अंधेरे में ये तो अंधेरे का मुसाफिर है, यदि इसकी जगह पे अंधेरे में रहता तो मुक्तिबोध। मुक्तिबोध। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं भक्ति काल की तरफ। बताइए, भक्ति काल भी है इसमें, आदि काल भी है। पृथ्वीराज रासो, रासो साहित्य किसने लिखा है? कल भी जिक्र आया था, चंद्रवरदाई। साहित्य लहरी, सूरदास। रामचंद्रिका, केशव। हाँ। ऑप्शन सी। कृष्ण गीतावली, तुलसीदास। तो ये ध्यान रखने लायक है, क्योंकि तुलसीदास जी को हम लोग ज्यादातर राम जी से जोड़ के देखते हैं कि उन्होंने राम साहित्य लिखा है। यहाँ पे कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी ने लिखा है, रामचंद्रिका केशवदास जी की लिखी हुई रचना है। ठीक है, चलिए ये तो सारे ही आसान है, जिन्होंने हिंदी साहित्य थोड़ा भी पढ़ा होगा वो बहुत आसानी से कर पाएंगे। राम की छठी पूजा है ना, निराला जी की, और बहुत प्रसिद्ध काव्य है ना, रवि हुआ अस्त, और कामायनी, जयशंकर प्रसाद, श्यामा, अधिकतर छायावाद का ही महादेवी वर्मा। केवल तीन छायावाद से है। बावरा अहेरी अज्ञेय जी की लिखी हुई रचना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ अनुवाद के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र अनुवाद के बारे में प्रश्न पूछा गया। दुर्लभ बंधु, अंग्रेजी। विद्या सुंदर, इसमें है कौन सा सही सुमेलित युग नहीं है, यानी कि विद्या सुंदर को बांग्ला से अनुदित किया गया, मुद्रा राक्षस को संस्कृत से किया गया, ये सही है। दुर्लभ बंधु अंग्रेजी से किया गया, यह भी सही है। विद्या सुंदर को बांग्ला से किया गया, इसका सही आंसर कर्पूर मंजरी होगा। इसके बारे में किसी ने पता मतलब चेक किया है? बताइए। प्राकृत भाषा से है, चेक किया था मैंने। प्राकृत भाषा से ना, ऑप्शन चलिए। लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध कृति अंधा युग। ठीक है, यहाँ पे ये तीन चीजें आपको याद रखने योग्य है, जो मतलब चारों ही चीजें याद रखने योग्य है कि विद्या सुंदर जो रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बांग्ला से इसका अनुवाद किया है हिंदी में।
मुद्रा राक्षस का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया गया है, कर्पूर मंजरी का प्राकृत से हिंदी में अनुवाद किया गया है, और दुर्लभ बंधु का अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया गया है। ठीक है। लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध कृति अंधा युग निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है? ये तो एमए के सिलेबस में है ना, एमए के सिलेबस में है, तो आप सबने पढ़ा होगा जिन्होंने भी एमए साहित्य से एमए किया है, कि यह पद्य नाटक में लिखी हुई रचना है। कौन सा? अंधा युग। और यह महाभारत के ऊपर, महाभारत की कथा इसमें कही गई है, महाभारत के ऊपर आधारित यह रचना है। अंधा युग धर्मवीर भारती की लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है ना। इसमें संजय, इसके पात्रों में संजय हैं, धृतराष्ट्र हैं, युयुत्सु हैं, है ना, ये सारे इसके पात्र हैं। ठीक है। युयुत्सु, युयुत्सु। ठीक है। किनका कथन है ये? निराला। निराला। सर इन्हीं ने मुक्तक काव्य मतलब शुरुआत किया क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी। छायावाद। हाँ, इन्होंने छंद के बंधनों को तोड़ा। निराला जी ने सबसे पहले मुक्त छंद में कविता लिखने की परंपरा की शुरुआत करी। हालांकि उससे पहले भी मुक्त छंद में कविताएं लिखी गई हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि निराला जी ने पहली बार मुक्त छंद में कविताएं लिखी, उससे पहले भी मुक्त छंद में कविताएं लिखी गई हैं। भारतेंदु युग मतलब का जो उत्तर काल था, है ना, उसमें ही मुक्त छंद में कविताएं लिखने की शुरुआत हो गई थी। लेकिन इसके सबसे बड़े जो प्रवर्तक रहे उनको निराला को ही माना जा रहा है। अच्छा, इसमें निराला जी जो है वे कवि छायावाद के एक मजबूत स्तंभ है और कवि हैं। कवि के रूप में उनको प्रसिद्धि है। रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ये क्या है? सर आलोचक है ना, ये आलोचक है। और भवानी प्रसाद मिश्र भी एक कवि के रूप में ही उपन्यासकार। हाँ जी, बताइए। कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म नहीं है? मलयालम लिपि में लिखी जाती है। संथाली। सर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी। डी। डोगरी का लिपि क्या है? देवनागरी में भी लिखी जाती है, टाकरी में, अरबी और फारसी में। ठीक है। कोंकणी लिपि जो है देवनागरी में लिखी जाती है। संथाली देवनागरी में लिखी जाती है, ओडिसी में लिखी जाती थी, पर अभी यह संथाली ज्यादातर देवनागरी में लिखी जाती है और डोगरी भी देवनागरी में लिखी जाती है। एक मुहिम लगातार चल रही है नागरी परिषद के द्वारा कि अधिकांशतः ऐसी भाषाएं जो हिंदी के करीब है उनकी लिपि जो है अलग अलग लिपियों में जो लिखी जाती है उन्हें देवनागरी लिपि में लिखा जाए। मैथिली की लिपि क्या है? मिथिलाक्षर। मैथिली और भोजपुरी इनकी लिपि क्या है? कैथी में लिखी जाती है मैथिली। कैथी में लिखी जाती थी, परंतु अब मैथिली और भोजपुरी दोनों ही भाषाएं हिंदी में लिखी जाती, मतलब देवनागरी में लिखी जाती है, माफ कीजिएगा, देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है सर ये गलत है ना? डोगरी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ठीक है। निम्नलिखित संख्यावाचक शब्दों में कौन सा मानक रूप में स्वीकृत नहीं है? 71। कौन सा नहीं? बी, ऑप्शन बी। हाँ ठीक है। 69 सही है, 72 सही है, 74 सही है, 71 हम ऐसे लिखते हैं, ये मानक रूप है। तो ये ऑप्शन ठीक है, मतलब ये सही नहीं होगा।
नहीं, बताइए। सर ऑप्शन सी 11 स्वर और 35 व्यंजन। जो नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिए कि मैं इसका भी आपको एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और नहीं तो जो लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिनके पास इंटरनेट की अच्छी सुविधा है, वे chd.gov.in वेबसाइट का नाम है, chd.gov.in, इसके ऊपर जा करके और मानक वर्तनी है ना, मानक वर्तनी से संबंधित एक पीडीएफ है, उसको डाउनलोड कर लें। उसमें ये सारी ही चीजें आपको मिल जाएंगी, है ना, इंक्लूडिंग आपके मानक संख्याएं और साथ में आपकी मानक वर्णमाला और मानक शब्द, है ना, जिसको मानक मान लिया गया है ना, वो आपको मिल जाएंगे। तो सर एक बार वेबसाइट का नाम chd.gov.in, सेंट्रल हिंदी डायरेक्टरेट, chd.gov.in। और मैं भी शेयर कर दूंगा, बस जैसे मैंने अभी एक और पीडीएफ कुछ बोला था, और एक ये पीडीएफ, बस आप में से कोई भी नोट कर लें और मुझे एक बार भेज दीजिएगा। यह केंद्रीय हिंदी निदेशालय की वेबसाइट है। इसमें एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा, उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लें। मेरे पास डाउनलोड किया हुआ भी रखा होगा, मैं उसको आपको भेज दूंगा, क्लास के इमीडिएट बाद भेज दूंगा। ठीक है, चलिए। कौन सा मानक रूप स्वीकृत नहीं है? ऑप्शन सी। सी। उस दिन बताया था मैंने आपको 95, 95, ठीक है। हाँ, गलत 95 होगा सर, ये गलत लिखे हो आपने, मतलब ना नहीं, 95। 95, 95 करेक्ट। चलिए, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से उपयुक्त में कौन सा शब्द सही है? पहला है क्या सर? पहला। 1 और 2। 1 और 3। 1 और 2। अच्छा, ये गलत है। द में बराबर मात्रा होता है। अनधिकार होना चाहिए था। र पर छोटा ऊ का मात्रा है सर, इसीलिए गलत है लग रहा है। अनाधिकार पे बड़ा ऊ का मात्रा, अनअधिकार होता है और अध्यात्म नहीं होता, अध्यात्म होता है। सही आंसर क्या होगा? दुरूह सही है, सिर्फ केवल 3। ऑप्शन नंबर 1। ये होगा सर, पहला दूसरा। ए होगा, अनाधिकार, चर्चा और आध्यात्म। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो ना? कौन सही है सर? ठीक है सर। ये वेबसाइट मैंने आपको कमेंट मैसेज बॉक्स में पिन कर दिया है, मतलब शेयर कर दिया। cht.mhrd.gov.in केंद्रीय हिंदी निदेशालय की वेबसाइट है। अभी ये इसमें कौन सा सही है? अनाधिकार, चर्चा, आध्यात्म, दुख, कौन सा सही है? फर्स्ट वाला। आध्यात्म गलत है। सही है सर। सर ठीक है सर। सही कौन सा होगा? सर आध्यात्म, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए नंबर। अध्यात्म होगा ना, आध्यात्मक। अध्यात्म गलत है सर, अध्यात्म अध्यात्म होता है सर। आपकी मात्रा, बड़ा की मात्रा। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है वैसे। यूपीएससी ले रही है। केवल 3 होगा सर।
केवल 3 अलग 3 आंसर है इसका पैटर्न पूरा। यूपीएससी ले रही है क्या? पहले में क्या गलत, कुछ तो पहले में तो गलती नहीं लग रहा है सर, एकदम नहीं। अनाधिकार नहीं लग रहा है ना? चलिए ये है मानकर पहले में अनाधिकार होता है, अनाधिकार नहीं होता है, आ नहीं होता है, अनाधिकार। सर सी हो सकता है केवल 3। इसका संधि विच्छेद यदि आप करेंगे, अन क्या है? उपसर्ग है हलंत के साथ, और अधिकार। यदि आप इसकी संधि करेंगे तो ये अनाधिकार कैसे होगा, आप मुझे बताएं। अनाधिकार तो हो नहीं सकता, है ना? अन होगा, केवल अन, केवल। हाँ, तो अनाधिकार होगा, अनाधिकार। तो ये आपका गलत है। और आध्यात्म नहीं, अध्यात्म होता है, अध्यात्म, है ना? अध्यात्म, आध्यात्मिक, अध्यात्म, ठीक है? तो ये अध्यात्म होता है और ये बिल्कुल सही है। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो क्या होगा? केवल 3 ही इसमें सही है, ठीक है? चलिए, तो कितने क्वेश्चन कर लिए हमने? 15 क्वेश्चन कर लिए। आज 15 क्वेश्चन किया हमने, बाकी 15 हम कल करेंगे, ठीक है? मैं इसको कर देता हूं सेव, सेव कर देता हूं। बाकी 15 क्वेश्चन हम कल करेंगे। जिन लोगों ने इसको किया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है दोबारा कर लीजिएगा। जो आंसर मैंने बताया उसको देख लीजिएगा। लगा हुआ ये पीडीएफ में दोबारा शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है? इसको दे लीजिएगा, फिर से दोबारा आएगा। चलिए, अब हम लोग जो है आगे आज डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और वो क्या है? वह है संवैधानिक प्रावधान और राजभाषा नीति। भारत सरकार की राजभाषा नीति और संवैधानिक प्रावधान, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 13 का क्या होगा? अभी 13 पे ही है हुकुम जी। क्या था 13 नंबर क्वेश्चन? 13 का ऑप्शन सी। हाँ, 13 का सी होगा। 11 स्वर 35 व्यंजन। 11 स्वर 35 व्यंजन है। एक मिनट, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पीडीएफ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये दिख रहा है आपको? देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। इस पीडीएफ को सभी लोग मैं अभी शेयर कर देता हूं ग्रुप में। सभी लोग इसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार संभव हो सकता है ना, इसको अवश्य पढ़ लीजिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है? हिंदी वर्णमाला ये है, इसमें आपकी इसकी ये पूरी अनुक्रमणिका आप देख लीजिए। देवनागरी लिपि का परिचय, देवनागरी लिपि से संबंधित जो भी देवनागरी लिपि से संबंधित और मानक वर्तनी से संबंधित, मानक संख्याओं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, वो सारे प्रश्न आपके उत्तर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आप देखिए कुल मिलाकर के, ठीक है? बहुत ही अच्छा पीडीएफ है, बहुत सारा कंटेंट है इसके अंदर में, और जितने भी प्रश्न के उत्तर आप ढूंढ रहे हैं सब आपको इसके अंदर में मिल जाएंगे। यहाँ तक कि देवनागरी लिपि के इतिहास से संबंधित जो भी प्रश्न है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है? तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। 43 पेज का पीडीएफ है ये। चाहे तो आप इसको प्रिंट आउट करा करके इसकी बुकलेट बनाकर रख सकते हैं, हमेशा के लिए आपको काम आएगा, ठीक है? देखिए, जो लिपि से प्रश्न है वो यहीं से पूछे गए। अब यहाँ से आपने जैसे देखा, आपका यहीं से स्पष्ट हो जाएगा। एक नया देखिए तिरहुता हमें नया सुनने को मिला। सर उसमें दिख नहीं रहा है। हाँ, अच्छा, ओह सॉरी 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 सॉरी, आप बहुत देर से बोलते हैं आप लोग।
सर हाँ, ये काफी देर से नहीं दिख रहा सर, तो हाँ तो वही पेज बोलना आ रहा था, बोलना था ना। हाँ, अब दिखेगा। ये है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। सर आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूँ। अभी दिख रहा है? जी सर। जी सर। यस सर। हाँ, ये पीडीएफ है, इसमें आपकी वर्णमाला, कितनी मानक वर्णमाला है, और अगर आप इसका कंटेंट देखेंगे, मतलब आप देखेंगे सर बहुत सर। क्या अचानक चलते चलते मेरा स्क्रीन थोड़ा ब्लैकआउट पता नहीं क्यों हो गया। इसको 2 मिनट का समय दे देते हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलिए, पता नहीं स्क्रीन अचानक से ब्लैक हो गया, हो सकता है कुछ थोड़ी देर में रिवाइव हो जाए, मे भी कई बार चलते चलते ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग बाकी जो टॉपिक हम आज शुरुआत करने वाले हैं, जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी, संवैधानिक अनुच्छेद और राजभाषा नीति। तो आप लोग मुझे बताएं कि राजभाषा नीति से आप क्या समझते हैं। जो राजभाषा नीति आपके टॉपिक में सबसे पहले राजभाषा नीति का जिक्र किया गया है, तो आप राजभाषा नीति से क्या समझते हैं? सर किसी भी देश को एक भाषा की जरूरत होती है जो उसके राज्य काज की चलाने की भाषा हो। तो अगर भारत की बात करें तो संघ की राजभाषा हिंदी है, तो उसके जो प्रावधान है, कैसे इसको काम किया जाएगा, क्या क्या रहेंगे, इसकी लिपि क्या होगी, और इसको कहाँ कहाँ कर सकते हैं, केंद्र में या राज्य में। सर इस टाइप का डिटेल एनालिसिस उसमें दिया हुआ होता है। सर एक सवाल है, वर्तनी का पूछ सकता हूँ? हाँ जी। सर द्वार का होता है या द्वारी का होता है? क्योंकि ये क्वेश्चन कई जगह कंफ्यूज किया है सर। द्वारका मतलब ई की मात्रा नहीं होगी रा पर? नहीं। ठीक है सर, ठीक है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सबसे पहला प्रश्न की जो संवैधानिक अनुच्छेद है, वे संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 17। भाग 17 में। भाग 17। ठीक है। सो अभी अगर मैं 6 और 17। हाँ, भाग 17 के 5 और अंदर ये 6 एक भी। प्रश्न है, ये एक प्रश्न हो सका है। 5 और 6 भी। 5 और 6 में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 120 और 120 और 210। 120 और 210। ठीक है। 120 क्या और कहता है? 210 में सर संसद के अंदर प्रयोग की जाने वाली भाषा है। 210 के अंदर विधानमंडल में। ठीक है। तो 120
120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में उपबंध करता है। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या कहता है? क्या कहता है? और संसद की कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगी। अगर हिंदी नहीं जानते तो फिर अपनी मातृभाषा में तो हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, हिंदी या अंग्रेजी में होंगी। फिर और क्या कहता है? जो कोई भी अगर सांसद है लोकसभा हिंदी अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति के आदेश से अदर लैंग्वेज में हो। 210 क्या कहता है? सेम ही बात है सर, ये विधानसभा के लिए है। विधानमंडलों में सर, विधान के लिए। तो 120 जो है, 120 में 120 में संसद के बारे में प्रावधान किए गए हैं और 210 में यही प्रावधान किसके बारे में किए गए हैं? राज्यों की विधानमंडलों के बारे में यही प्रावधान किए गए हैं कि विधानमंडलों की भाषा क्या होगी। तो क्या कहा गया है विधानमंडलों की भाषा के बारे में? जी की राजभाषा या हिंदी या इंग्लिश में होगी। इसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अब यहाँ पे एक अनुच्छेद 348 की बात की गई है। किसी बात के होते हुए भी देखिए यहाँ पे जो भाषा है ना, इन अनुच्छेदों की और संवैधानिक प्रावधानों में राजभाषा अधिनियम की और राजभाषा नियमों की, उस भाषा को समझते हुए हमें क्वेश्चन आंसर को यहाँ पे समझना है और इंटरप्रेट करना है। यहाँ पे कहा गया है कि भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, भाग 17 का मतलब क्या है? भाग 17 से तात्पर्य क्या है? आर्टिकल जैसे कहा गया भाग 17, तो भाग 17 से मतलब क्या है? अनुच्छेद 343 से 351। भाग 17 से मतलब है अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351, ये भाग 17 है। ठीक है, तो भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी और अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए। अनुच्छेद 348 में कितने उपबंध है? अनुच्छेद 348 में कुल 3 उपबंध किए गए हैं, कुल 4 हैं। ठीक है, जिसको कि हम लोग जब 348 पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, जिसमें कि पहले में यह कहा गया है उच्च और उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या होगी। दूसरे में यह कहा गया है कि संसद के द्वारा पारित या संसद में प्रस्तावित किसी भी कोई भी विधेयक या संसद के द्वारा पारित कोई भी अधिनियम या फिर कोई भी संशोधन या फिर राष्ट्रपति के द्वारा पारित कोई भी अध्यादेश, इन सब की भाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। कहां पर? 348 के दूसरे भाग में। और 348 के तीसरे भाग में राज्य के विधानमंडलों के द्वारा या फिर राज्यपाल के द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों या राज्य के विधानमंडलों के द्वारा पारित अधिनियमों या फिर राज्य के विधानमंडलों में प्रस्तावित विधेयकों या फिर राज्य के विधानमंडलों के द्वारा पारित नियमों, उपनियमों, विधियों, है ना, और विनियमों, इन सब की भाषा के बारे में वहां पे उपबंध सुनिश्चित किया गया है। तो अब यहां पर 210 में 348 का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता है? 348 तो बहुत बाद में है, संविधान के भाग 17 में पढ़ने वाले हैं। तो 210 में 348 का उल्लेख क्यों किया गया है? इसका वजह क्या है? इसका वजह यह है कि 348 के भाग 2 में यह बात कही गई है कि राज्य के विधानमंडलों के द्वारा जितने भी दस्तावेज जारी किए जाएंगे, बहुत सारे दस्तावेजों का नाम वहां पे दिया गया है, उल्लेख किया गया है, जिसमें एक तो जो भी विधानमंडल में हम लोग विधेयक प्रस्तावित करेंगे इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, या फिर कोई संशोधन प्रस्तावित करेंगे इसके बारे में बात की गई है, विधेयक, संशोधन। और
जो पारित होंगे वो क्या पारित होंगे? अधिनियम पारित होंगे। फिर इन अधिनियमों के तहत क्या बनेंगे? नियम बनेंगे। इन नियमों के तहत क्या बनेंगे? विनियम बनेंगे। और क्या बनेंगे? उपनियम बनेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो दस्तावेज हैं, इन सारे दस्तावेजों के भाषा, इनकी भाषा क्या होगी, इसका जिक्र कहाँ किया गया है? इसका जिक्र 348 के खंड 2 में किया गया है। तो यहाँ पे 210 में यहाँ जो उल्लेख किया जा रहा है इस बात का कि 348 में किसी बात के होते हुए भी, अर्थात 348 में विधानमंडलों से पारित किए जाने वाले दस्तावेजों के बारे में जो बात कही गई है, उन सारी बातों के होते हुए भी विधानमंडलों के कार्यवाही की भाषा क्या होगी, विधानमंडलों के कार्यवाही की भाषा क्या होगी, उसके बारे में 210 में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। स्पष्ट हो गया? बात समझ में आ गई कि 348 और 210 इन दोनों का कनेक्शन क्या है, क्यों 348 का उल्लेख यहाँ पे किया गया? हेलो जी सर। थोड़ा जी सा सर, यस। हाँ, अगर हम लोग इस तरीके से इंटरकनेक्ट करते हुए चलेंगे ना, तो हम आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, 210 की बात हो गई। 210 में और क्या कहा गया है? 210 में यह कहा गया है कि यदि विधानमंडल में, ये 210 और 120 दोनों में ही ये प्रावधान है कि यदि विधानमंडल में का कोई भी सदस्य यदि हिंदी या अंग्रेजी या दोनों भाषाओं में से किसी भी भाषा में यदि अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, तो वह सभापति के पूर्वानुमति से, उनकी अनुमति से जो है वह अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित कर सकेगा। इसके बारे में प्रावधान 210 में और 120 में किया गया है। ठीक है, यहां पर एक बात जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि ये जो प्रावधान किए गए हैं 120 में और 210 में, दोनों में ही यह बात की गई है कि 15 वर्षों के पश्चात, एकदम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग ध्यान में रखेंगे कि दोनों में यह बात कही गई है कि 15 वर्षों के पश्चात यह अनुच्छेद इस प्रकार से प्रभावी होगा मानो इसमें से या अंग्रेजी शब्द का लोप कर दिया गया हो। मतलब जो इसमें कहा गया है ना कि विधानमंडलों में या संसद के दोनों सदनों में, राज्यसभा में, लोकसभा में कार्य कैसे होगा? हिंदी में होगा या तो फिर अंग्रेजी में होगा, ये कहा गया है। तो इसके तीसरे भाग में यह बात कही गई है कि 15 वर्षों की समाप्ति के पश्चात, 15 वर्षों की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो इसमें से या अंग्रेजी शब्द का लोप कर दिया गया हो, यानी कि केवल और केवल हिंदी शब्द ही इसमें हो, इस प्रकार से अनुच्छेद प्रभावी होगा। तो आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है सर। नहीं आई सर। हम्म, 15 वर्षों की एक अवधि निर्दिष्ट की गई थी कि 15 वर्षों की अवधि के पश्चात या अंग्रेजी शब्द का लोप कर दिया जाएगा, परंतु ऐसा हुआ नहीं। 15 वर्षों के पश्चात एक अधिनियम लाया गया और उस अधिनियम के माध्यम से इस 15 वर्ष की अवधि को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया गया। वह कौन सा अधिनियम था? राजभाषा अधिनियम 1963। राजभाषा अधिनियम 1963 कब लागू किया गया था? सर 1965 में। 1965 में।
1965 में लागू किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें और ध्यान रखने योग्य क्या बात है, 120 में और 210 में, 210 में विशेष करके, 120 में नहीं, 210 में कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं जिन राज्यों में 15 वर्ष की जगह पे 25 वर्ष और कुछ राज्यों में 25 वर्ष की जगह पे 40 वर्ष का समय अवधि दी गई है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के हिसाब से, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से यह महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इसे आप लोग ध्यान रख लेंगे कि हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, 3 राज्य तो आपके नॉर्थ ईस्ट के हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, और एक हिमाचल प्रदेश। इन 4 राज्यों के लिए 15 की जगह 25 वर्ष की अवधि निर्दिष्ट की गई थी, और अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम, इनके लिए, इन राज्यों के लिए 40 वर्ष की अवधि निर्दिष्ट की गई थी। यानी कि 40 वर्ष के पश्चात जो है वह यहाँ पे या अंग्रेजी शब्द का लोप होगा और विधानमंडलों की भाषा पूर्ण रूप से हिंदी होगी। हालांकि अधिनियम 1963 आने के बाद में ये सारी चीजें वैसे इनका बहुत महत्व नहीं रह गया, परंतु जानने के हिसाब से, परीक्षा की दृष्टि से और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के पूछे जाने की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसे आप लोग ध्यान में रख लें। ठीक है सर, 40 वाला फिर से बताइएगा। 40 के लिए 3 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। ओके, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। सर 25 वाला भी रिपीट कर दीजिए। हाँ जी, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। हाँ, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा। हाँ, 25 वर्षों के लिए त्रिपुरा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर। मणिपुर, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सर ये 1963 वाला राजभाषा अधिनियम लाने के बाद ये 25 वर्ष और 40 वर्ष वाला ये सेम था कि क्या सर? ये, हाँ, ये 25 वर्ष और 40 वर्ष वाला महत्वहीन हो गया, क्योंकि 1963 अधिनियम में यह बात कही गई। उसमें जैसे 343 में, अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि 15 वर्षों के पश्चात हिंदी पूर्ण रूप से भारत की राजभाषा हो जाएगी, परंतु 1963 में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भारत की सह राजभाषा के रूप में स्थापित किया गया, और उसमें इस तरह के अनुच्छेद, उसमें इस तरह की धाराएं लाई गई अधिनियम 1963 में, जिससे यह निश्चित हुआ कि आने वाले अनिश्चित कालीन तक हिंदी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग भारत की राजभाषा के रूप में किया जाता रह सकेगा। तो जब अनिश्चित कालीन तक यह हो गया, जब कोई अवधि निर्दिष्ट नहीं रह गई, तो फिर क्या 25 वर्ष और क्या 40 वर्ष? ठीक है, इसमें और भी कुछ बातें हैं, ये तो मैं आपको बहुत ही साधारण तरीके से मैंने आपको बता दिया, परंतु यहाँ चूंकि हम लोग राज्यों के विधानमंडलों की बातें कर रहे हैं, अधिनियम 1963 केंद्र सरकार और संसद और केंद्रीय कार्यालयों के ऊपर लागू होता है, तो कुछ और भी बातें हैं जब हम लोग अधिनियम 1963 पढ़ेंगे तो इन चीजों को हम लोग और स्पष्ट करेंगे। ठीक है, एक ही साथ सारी चीजें यदि मैं बताऊंगा ना तो फिर वो थोड़ी अस्पष्ट हो जाएंगी, विशेषकर उन लोगों के लिए जिन लोगों ने इसे पहले पढ़ा नहीं है। यहाँ पे वो सारे छात्र जिन्होंने पहले IBPS SO के लिए इन नियमों, अधिनियमों, अनुच्छेदों इत्यादि को पढ़ा है, उन्हें तो चीजें स्पष्ट हैं, और वे लोग जो पहली बार इसे पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तभी वो लोग इसको ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। जैसा मैंने अभी आपको 120 और 210 से 348 को कनेक्ट करके बताया, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गया कि 348 में ऐसा कुछ है जहां उच्च न्यायालय, जैसे ही 348 आता है, एक गलती और भी अक्सर की जाती है कि 348 आते ही दिमाग में हम लोग सिर्फ उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के बारे में ही सोचने लग जाते हैं कि 348 मतलब उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। नहीं, 348 में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तो है ही है, उसके साथ साथ संसद के दोनों सदनों में जो दस्तावेज प्रस्तावित किए जाते हैं या जो दस्तावेज पारित किए जाते हैं, साथ ही साथ राज्यों के विधानमंडलों में जो दस्तावेज प्रस्तावित या फिर जो दस्तावेज पारित किए जाते हैं, तो इन सभी के बारे में वहां पर उपबंध किया गया है 348 में। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मतलब प्रशासनिक दृष्टिकोण से 348 जो है
वह प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। तो यह चीज एक आपके दिमाग में तस्वीर खींच गई। अब जब हम 348 पढ़ेंगे तो ये चीजें आपको और अच्छे तरीके से स्पष्ट होंगी। बहुत सारे क्वेश्चन 348 से बनते हैं, जिसको हम लोग जब 348 करेंगे तो क्वेश्चन के साथ हम लोग उसको देखेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चंस फ्रेम करके, और हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं और 348 का मतलब क्या, किस प्रकार से होता है। अभी हमने उसकी आउटलाइन खींच दी, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने 120 और 210 के बारे में जाना। सर एक मिनट, एक क्वेश्चन है, पूछ रही थी कि ये जो 348 है उसमें जो ये जितने भी दस्तावेज है वो सिर्फ अंग्रेजी में होंगे या हिंदी में, या हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे? मैं 348 का पूछ रही हूँ। केवल अंग्रेजी में होंगे। अनुच्छेद 348 में केवल अंग्रेजी में होंगे, ठीक है, ठीक है। हालांकि आगे चल करके अधिनियम 1963 लेकिन अधिनियम 1963 में इसको बदला गया है, इसके अनुवाद की व्यवस्था करी गई है और वो सारी चीजें हुई हैं, लेकिन अनुच्छेद 348 में अब उसके साथ उसका अनुवाद रखना भी अनिवार्य है। बिल्कुल, वह आगे चल करके 1963 अधिनियम में इन सब चीजों को लेकर के आया गया, पर अगर हम लोग अनुच्छेद 348 की बात करें तो वहां पे केवल अंग्रेजी में कहा गया, ठीक है। सर आप लैटिन भाषा के बारे में कुछ बताने वाले थे कि कैसे पकड़े? हाँ, तो लैटिन शब्दों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पर आज नहीं करेंगे। आज के समय सीमा जो आज की समाप्त हो गई है, समय अब आगे अलाउ नहीं कर रहा है हमें ऑलरेडी। ठीक है सर, ओके सर। हाँ, तो लैटिन शब्दों का कल सुबह लैटिन शब्दों का एक और सेट लाइव हो जाएगा लर्निंग अक्ष एप्लीकेशन पे, और साथ ही साथ प्रशासनिक शब्दावली का भी एक सेट लाइव हो जाएगा। दो चीजें हैं, एक तो ये है कि जो भी ये सेट होंगे ना, इसके लिए कोई भी आपको अलग से एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, ये फ्री है सबके लिए, कोई भी कर सकता है उसको। मैं डायरेक्ट लिंक शेयर करता हूँ, उस लिंक पे आप क्लिक करें। लिंक पे क्लिक करने के बाद अगर उसमें इस प्रकार से पेज आ रहा है, जैसे आज अपराजिता जी ने मुझे शेयर किया था कि सर इसमें लिख के ये आ रहा है कि यू हैव नॉट अटेम्प्टेड करके, तो उसमें क्लिक हियर का ऑप्शन आएगा, उधर क्लिक करें आप और आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा। जो मोबाइल में कर रहे हैं उनके लिए एप्लीकेशन जरूरी है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके लॉगिन करके रखें, और जो मैं लिंक भेजता हूँ उसको क्लिक करें, आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। जो सिस्टम में कर रहे हैं लैपटॉप कंप्यूटर में, उनके लिए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसको आप लोग करें। एक हम हैबिट बनाते हैं, रोज हम लोग 10-10, 15-15 क्वेश्चंस लैटिन के और प्रशासनिक शब्दावली, इसके हम लोग सेट लगाएंगे, जिससे कि हमारी प्रैक्टिस भी बनेगी और वो चीज दिमाग में हमारे फिट भी होती जाएगी, ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न और कोई सुझाव हो तो बताएं, नहीं तो फिर आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सर पढ़ने के बाद लग रहा है जैसे लैटरल एंट्री आ गए हैं, केवल हम ही ऐसे हैं या और भी कुछ लोग हैं? लैटरल एंट्री आ गए मतलब? लैटरल एंट्री सर होता है ना संस्थानों में लेट से जो आते हैं, 9th में एडमिशन लेते हैं जो बच्चे, मतलब समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत ज्यादा हो जा रहा है। जी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा बाउंस कर रहा होगा क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, समय कम है। इसीलिए मैं शुरू से कहता था कि भाई आप लोग किसी भी चीज की तैयारी समय से शुरू करेंगे तो आप लोगों के लिए सही रहेगा। तो एकदम से लास्ट मोमेंट में तैयारी करने से थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। देखिए अभी आज चूंकि पहली क्लास है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है। धीरे धीरे जब बार बार आप इन्हीं शब्दों को सुनते रहेंगे ना, 120, 210, 348, 343, 345, 347, है ना, अधिनियम 1963, धारा 3(3), धारा 3(5), नियम 5, नियम 6, नियम 10, नियम 11, कार्य साधक ज्ञान, तो सुनते ना धीरे धीरे आपको वो चीजें मतलब आप उससे फैमिलियराइज हो जाएंगी और आपको समझ में आने लग जाएगा, मुश्किल ज्यादा नहीं है। इसके साथ जीएसटी का कैसे मेंटेन करें सर? जी पीसीएफओ की तैयारी के साथ साथ सर जीएसटी का भी कर देता है। देखिए जीएसटी का अभी फिलहाल टारगेट है 16 अक्टूबर का हमारा, ठीक है। 16 अक्टूबर को जीएसटी की प्री की परीक्षा है, मतलब पेपर 1 है, जिसके लिए हम लोग वीक में 2 दिन, जैसे कल हमने संधि के ऊपर पूरा एक डिटेल सेशन लिया था, क्वेश्चंस किए थे। फ्राइडे को हम लोग, इस फ्राइडे को इंग्लिश का, जैसे वीक में 2 दिन, एक दिन हिंदी का और एक दिन इंग्लिश का, जो हम लोग पहले से करते चले आ रहे हैं वो तो हम अब करते ही रहेंगे अप टू
20 अगस्त के बाद हम क्या करेंगे कि 20 अगस्त को हमारा यूपीएससी का एग्जाम खत्म हो जाएगा, तो ये जो सेशन से इसको बंद करके और फिर हम लोग कंटिन्यूअसली और स्पीड से और इंटेंसिटी के साथ में हम लोग एसएससी जीएसटी के क्लासेस और बढ़ा करके और उसका मतलब सिलेबस को हम कवर करेंगे। तब तक हम लोग जो है एक एक दिन, वीक में 2 दिन जो है हम लोग उसके लिए डेडिकेट कर रहे हैं, और जिस प्रकार से चला आ रहा था वैसे चल रहा है लगातार। अभी फ्राइडे को हम लोग आर्टिकल्स के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, लगभग 100+ क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरा यह प्रयास है कि जो भी टॉपिक हम उठा रहे हैं उस टॉपिक से संबंधित इतने क्वेश्चंस हम कर लें कि उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पेपर 1 में है वो आपसे छूटे ना, ठीक है। और चूंकि हमारे पास टारगेट हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर 2 ही चीजें हैं एसएससी जीएसटी के लिए, तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी मतलब उसको प्लान कर रहे हैं और उसको फ्रेम करके आगे बढ़ रहे हैं। सर इंग्लिश में नंबर ही नहीं आ पाता सर, उसी की वजह से छट जा रहा है। हाँ जी सर उसमें नंबर नहीं आ पाता, उसी की वजह से छट जा रहा है सर। हाँ तो बिल्कुल, इसीलिए तो हमने मतलब हमने जो ये सीरीज शुरू करी ना कि भाई थियोरेटिकल जो हम लोग क्लासेस पहले हमने करा था, उसके बाद हम लोगों ने क्वेश्चन बेस्ड सेशन इसीलिए शुरू किया। क्वेश्चन बेस्ड सेशन शुरू करने का मकसद यही है कि आप लोग जो है क्वेश्चन से वर्स होते जाए और आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए एग्जाम में। मतलब मेरा ये टारगेट है कि इस बार जितने भी लोग हमारे साथ आरएपीसी में तैयारी कर रहे हैं, किसी का भी 170 से कम नंबर प्री में पेपर 1 में नहीं आना चाहिए, और ये बहुत मुश्किल नहीं है, आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए सारे पीडीएफ भी हम आपको शेयर कर रहे हैं, और उस पीडीएफ को आप बार बार रिवाइज भी करते रहें। ऐसा नहीं कि अगर हमने जैसे वॉइस की एक क्लास कर ली या वर्ब की एक क्लास कर ली, पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया और उसके बाद आपने उसको कहीं आपके मोबाइल में कोने में पड़ा हुआ है आपने छोड़ दिया, नहीं, उसको बार बार रिवाइज करते रहना, उन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहना, ठीक है। जैसे अभी जो फॉर्म आया उसकी वजह से तो सर इंग्लिश का समय ही नहीं दे पा रहा है। फॉर्म तो आ जाएगा ना, डेट तो आ गया है 16 अक्टूबर का। हाँ ये सर जैसे ईपीएफओ का जैसे जब अभी तक फॉर्म आया उसका तैयारी कर रहे तो इंग्लिश में समय ही नहीं दे पा रहे इसमें। नहीं, फॉर्म आ जाएगा, तैयारी आप लोग करते रहिए, फॉर्म का इंतजार मत कीजिए, डेट ऑलरेडी 16 अक्टूबर दी हुई है। अभी तो सर फिलहाल हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि यूपीएससी में एक सीट फिक्स कर लें ताकि जीएसटी के लिए प्रेशर कम रहे। हाँ ये बात सही कह रहे सर इसके करेक्शन डेट कुछ बताइए सर जी। यूपीएससी वाला जो करेक्शन डेट आने वाला है उसके बारे में सर कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। यूपीएससी का करेक्शन डेट के मुझे तो नहीं लग रहा है कि यूपीएससी का कोई करेक्शन डेट आएगा, आने का कोई चांस हमको तो नहीं लग रहा है, यूपीएससी करेक्शन डेट नहीं देती है। तो उसमें क्या गलती क्या हुई है आपकी? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारी थोड़ी गलत हो गई है। क्या सर गलती हुई है आपकी? वो मैंने एमए जो डालना था पोस्ट ग्रेजुएशन उसका वो हमने ऑप्शन ही छोड़ दिया है सर। वो जल्दी फॉर्म फिल किया था, वो छूट गया था, बाद में मैंने देखा था उसको। ईपीएफओ में या ईएसआईसी में? ईपीएफओ में। और ईएसआईसी में? उसमें सही है सर। मुझे तो नहीं लग रहा है। टीजीटी डाले होंगे ना एमए के प्लेस पे, कुछ तो डाले होंगे। हाँ कुछ डाला है, लेकिन जैसे 1-2 ऑप्शन उसमें छूट गया डाले। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें इसकी मॉडलिटी क्या है ना कि इसमें अभी अगर आपने सपोज कि कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर दिया या कुछ आपका रह गया, तो यहाँ पे ना इस लेवल पे आपके डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी आयोग के द्वारा नहीं की जाती है। अच्छा। ठीक है, अभी क्या है कि एक मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यदि वह आप फुलफिल कर रहे हैं, है ना, तो उसके आधार पे आपको कॉल अप लेटर जारी किया जाएगा, आपको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, आप एग्जाम अपीयर करेंगे, एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका रिजल्ट निकाला जाएगा। यदि आप कट ऑफ क्वालिफाई करते हैं तो कट ऑफ क्वालिफाई करने के बाद जितने भी लोग कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे, नॉर्मली 1:3 या 1:5 यूपीएससी बुलाती है, पर कई बार ऐसा होता है कि 1:5 में उसके पास कैंडिडेट मिल ही नहीं पाते हैं, है ना, कैंडिडेट ही कम क्वालिफाई करते हैं, मतलब जो मिनिमम कट ऑफ है वो कम लोग ही क्रॉस कर पाते हैं। तो हो सकता है 1:3 हो, 1:2 हो, 1:2.5 हो, जैसा भी जितने लोग क्वालिफाई करेंगे ना उतने लोगों से तब उतने लोगों की वहां पे डॉक्यूमेंट की स्क्रूटिनी की जाती है। ठीक है जी। उस स्क्रूटिनी के बाद जब आयोग को लगता है कि जैसे मान लीजिए कि 80 सीट है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, 80 सीटें हैं, तो 400 लोगों को आयोग ने
क्वालिफाई किया है ना, कट ऑफ 400 लोगों को क्वालिफाई करके उनको इंटरव्यू के लिए फाइनलाइज किया। उन 400 लोगों के डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी की जाएगी। उन 400 लोगों में से 250 लोगों के डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, मतलब जो भी चाहिए आयोग को, जैसे उनको क्या चाहिए, एमए में हिंदी या इंग्लिश है उनके पास, और उनको क्या चाहिए, अगर एमए हिंदी है तो बीए में इंग्लिश वो भी है, ठीक है। तो जो भी उनको चाहिए वो सब कुछ, एक्सपीरियंस है, नहीं तो पीजीडीटी है, जो भी है सब कुछ है, और विद इन डेट है उनका, ठीक है, हो गया। बचे 150 लोग। 150 में से किसी ने अपने एमए की मार्कशीट नहीं अपलोड करी है, किसी ने पीजीडीटी का मार्कशीट नहीं अपलोड करा है, किसी ने सर्टिफिकेट नहीं अपलोड करा है, कुछ ना कुछ उनकी कमी है, ठीक है। तो आयोग उनको एक मौका देता है कि भाई आपकी ये डॉक्यूमेंट्स कम है, आप अपने ये डॉक्यूमेंट्स हमें मेल करें या हमें फिजिकल कॉपी भेजें। तो आपको ये मौका दिया जाता है, आप अपनी फिजिकल कॉपी अपना मेल भेजते हैं आयोग को। उसके पश्चात आयोग उसे वापस री स्क्रूटिनी करता है कि आपने जो भेजा है क्या वो सही है या सही नहीं है। यदि आपने जो भेजा है वो सही है, उसको भेजने के बाद और आपके पहले अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट्स दोनों मिला करके आपकी जो भी एलिजिबिलिटी है वो पूरी कंप्लीट हो रही है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। और यदि ऐसी, और उसके बावजूद भी यदि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे आयोग की नजर में नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया जाता है, आपका नाम रिजेक्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स में आपका नाम आ जाता है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है यूपीएससी की। इसीलिए आपको इतना ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता अभी नहीं है, आपको मौका बाद में दिया जाएगा। पहले आप रिटेन को फोकस करें, रिटेन क्वालिफाई करें, रिटेन क्वालिफाई करेंगे तब डॉक्यूमेंट्स सुधारने का मौका सभी को मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ओके सर, थैंक यू। जी जी सर। ठीक है, ठीक है। सो और कोई प्रश्न यदि ना हो तो हम आज के सेशन को यहाँ पे खत्म करेंगे और वापस हम कल मिलेंगे। कल हम सेशन करेंगे जिसमें कि हम लोग अनुवाद के ऊपर सेशन करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि 12 से 14 क्वेश्चंस जो है वो अनुवाद से हैं। अनुवाद के ऊपर सेशन करेंगे और कुछ प्रशासनिक शब्दावली के ऊपर हम सेशन करेंगे, और जो संवैधानिक अनुच्छेद हमारा है वह जारी रहेगा। तो धीरे धीरे हम लोग करके इस प्रकार से करेंगे कि, क्योंकि मुझे पता है कि अगर एक दिन में बैठा करके आपको 343 से 351 पढ़ा दूं, आई एम कैपेबल ऑफ, मैं पढ़ा सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसा मंजूषा जी अभी कह रही थी, वे लोग जो पहली बार इनको पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इसको कवर करेंगे, 2-3 सेगमेंट्स में हम लोग क्लासेस को कवर करेंगे। साथ ही साथ एक मैं आप लोगों को और सलाह दूंगा कि जो वार्षिक कार्यक्रम का पीडीएफ मैंने आपको शेयर किया ना, प्रश्न 2-3 सेट, उसको बार बार आप लोग रिवाइज करते रहिए। और वार्षिक कार्यक्रम को ना हर 2-3 दिन पे एक बार पढ़ लीजिए और देख लीजिए, वो बहुत जरूरी है। बहुत बड़ा सेगमेंट आपके एग्जाम में उससे आएगा। जिसने वार्षिक कार्यक्रम के सारे प्रश्न सही कर लिए, उसके लिए इस एग्जाम में जीत जाना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि, फिर कल मिलते हैं। सर ये शुभ रात्रि सर। सिलेबस वाला जो आपने वेटेज वाला पीडीएफ अभी दिखाया था वो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ऑलरेडी नहीं समझा मैं क्या सर क्या बोल वो रही है? स्टार्टिंग में जो सिलेबस का पीडीएफ था वेटेज वाला, ऑलरेडी मैंने शेयर कर दिया है उसको, जो अक्ष फाउंडेशन कंटेंट तो उसमें शेयर किया हुआ है, सुबह दिन में ही कर दिया था मैंने। ठीक है, चलिए शुभ रात्रि। ओके सर, थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।